आपको याद होगा मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी बेसिकली डॉक्टर मौमिता के ऊपर, और उसके बाद वो वीडियो कोर्ट ऑर्डर के थ्रू रिमूव कर दी गई थी। इंडिया के अंदर जो भी ऑफिशियल अथॉरिटीज़ थी या यूट्यूब थे, उन्होंने क्रैकडाउन किया उनके खिलाफ और वो मेरी वीडियो डिलीट कर दी गई थी, जिस वीडियो के अंदर मैंने ये बात की थी कि ये जो माफिया होता है ये कितना स्ट्रांग होता है और किस तरह से ये सारा काम कर रहा होता है। और हम लोग ये समझ रहे होते हैं कि हमें शायद फ्रीडम ऑफ चॉइस मिली हुई है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। तो इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको आज बताता हूँ। आपने अभी डॉक्टर अफ़ान कैसर की अक्सर आप वीडियोस देखते होंगे, जो कि अक्सर फैमिली व्लॉगर्स के खिलाफ भी बात करते हैं, और वैसे भी उनका कंटेंट काफ़ी ठीक होता है हर टॉपिक के ऊपर, बजाय सिर्फ एक चीज़ के कि जो लोगों को उनसे गिला है कि जी आप डॉक्टर हैं तो आप हर एक चीज़ के ऊपर बात करते रहते हैं। तो आप अपने जो भी आपका प्रोफेशन है उससे आप मुंसलिक चीज़ों पे बात किया करें, लेकिन आप हर एक चीज़ के ऊपर बात करते हैं। खैर, वो उनका एक अपना मसला है, वो उनका एक अलग इशू है। लेकिन मैं जो आपको आज एक बात बताने लगा हूँ वो ये है कि आपको मैं ये बताने लगा हूँ कि जो माफिया होता है ये कितना बड़ा होता है और पीछे कितना स्ट्रांगली ये काम कर रहा होता है। डॉक्टर अफ़ान कैसर ने एक वीडियो बनाई थी अभी 4-5 दिन पहले, जो कि इन्हीं व्लॉगर्स के खिलाफ थी, जो फैमिली व्लॉगर्स के खिलाफ थी, और इस वीडियो के अंदर तो उन्होंने खुल्लम-खुल्ला उन लोगों के नाम भी लिए। इससे पहले भी इनकी वीडियोज़ काफ़ी ये बनाते रहे हैं, जिसमें रजब भट्ट का नाम इन्होंने लिया, सिस्ट्रोलॉजी फैन पेज है उसका नाम इन्होंने लिया, टकी भाई का इन्होंने नाम लिया। 1-2 और यूट्यूबर्स जो फैमिली व्लॉगिंग और ये नाच-गाना प्रमोट करते हैं, इनके खिलाफ बेसिकली इन्होंने वीडियो बनाई थी, और वो वीडियो ख़ास तौर पे वायरल हो गई। अली हैदराबादी जो जिनका 20 मिलियन का अकाउंट बैन हुआ था, उसके ऊपर वीडियो उन्होंने बनाई थी। मैंने भी इनके ऊपर वीडियोज़ बनाई थी। तो अब 2 दिन बाद ये वीडियो जब वायरल हुई, काफ़ी सोशल मीडिया पे चली गई, लोगों के पास, लोगों को अवेयरनेस मिल रही थी, जिसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल जिसके अंदर बातें ठीक की थी उन्होंने। मैं उन सारी बातों से 100% एग्री करता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जो उसमें बातें की वो बिल्कुल ठीक थी। अब वो हुआ क्या कि जैसे ही उन्होंने टिकटॉक पे भी ये वीडियो डाली, तो टिकटॉक की जो ऑफिशियल अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने वो वीडियो बैन कर दी और वो वीडियो रिमूव करवा दी। और रीज़न क्या दिया? रीज़न ये दिया कि जी आप हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस को जो है वो मीट नहीं कर रहे, या आपने वॉयलेट किया है हमारी किसी गाइडलाइन को, जिसकी वजह से हम आपकी वीडियोज़ जो है वो रिमूव कर रहे हैं। और विदाउट एनी इंटीमेशन, विदाउट एनी अलर्ट, कोई अलर्ट नहीं आता, कोई इंटीमेशन नहीं आता, और उनकी वीडियो हटा दी जाती है। इस बात का ज़िक्र उन्होंने अपने जो फ़ेसबुक का पेज है उसके ऊपर भी किया कि ये मेरी वीडियोज़ जो है वो डिलीट कर दी गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि वीडियोज़ डिलीट कैसे करवाई जाती हैं। बेसिकली इनके पीछे एक तो खुद माफिया होता है, जो कभी भी अपनी दुकान बंद नहीं होने देना चाहता। क्यों? क्योंकि इनको बहुत हैवी फंडिंग हो रही होती है, और ये इन्हीं के कंटेंट से एड्स जनरेट कर रहे होते हैं। अब ये जो जितने भी फैमिली व्लॉगर्स हैं, आप सोचते होंगे आपके और मेरे तो ये जज़्बात होते हैं ना, हम ये कहते हैं कि यार ये वीडियोज़ बंद होनी चाहिए, इनकी वीडियोज़ डिलीट क्यों नहीं करता कोई? इनकी वीडियोज़ को जो है ना वो रिमूव कर क्यों नहीं कर दिया जाता? या इनके चैनल्स को उड़ा क्यों नहीं दिया जाता? तो ये रीज़न होता है क्यों? क्योंकि एक तो मसला ये है कि इनके एड्स इसके ऊपर बहुत जनरेट हो रहे होते हैं, रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है। तो एक ऐड अगर चल रहा है, अगर उसको 20-30 लाख लोग देख रहे हैं, तो वो जो एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है वो इसको क्यों बंद करेगा? तो इसको इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं होता कि वो कितने लोग देख रहे हैं, या वो कितना गलत कंटेंट है, या किस तरफ उनको जाना चाहिए। तो इसी तरह ये कंटेंट डिलीट कर दिया जाता है। अब दूसरा इसका तरीका ये होता है कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ, फ़र्ज़ करें लेट्स सपोज़ कि मैंने इन फैमिली व्लॉगर्स के खिलाफ या आपने वीडियो बनाई। अब वो वीडियो जो थी वो वायरल हो गई, वो काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, अवेयरनेस लोगों को मिल रही है, लोग आपके हक़ में भी बात कर रहे हैं और उनको डिस्करेज कर रहे हैं, और उनको कह रहे हैं कि इन्होंने जो भी आपने बात की है, लोग उसको सेकंड कर रहे हैं। अब होगा क्या कि ये जितने व्लॉगर्स होते हैं, फैमिली व्लॉगर्स, जो ये नाच-गाना और ये सारा धंधा चला रहे होते हैं, अपनी माँओं-बहनों को चला के, ये मिल के रिपोर्ट मारते हैं। उस वीडियो या आपकी वीडियो को रिपोर्ट मारेंगे, और ये काफ़ी अपना जो भी हल्का अहबाब है, जो इनका हल्का अहबाब होता है, ये अपने जैसे कोई 20-30 और लोगों को इकट्ठा करते हैं और इनको ये रिपोर्ट मारते हैं, और वो कहीं न कहीं रीज़न्स देते हैं कि जी हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं और ये आपकी कम्युनिटी गाइडलाइन को वायलेट कर रहे हैं। तो इसी तरह से आपकी वीडियोज़ जो हैं वो चली जाती हैं। मेरी ऐसी कई वीडियोज़ डिलीट हुई हैं यूट्यूब के ऊपर से भी। अभी डॉक्टर अफ़ान कैसर की वो वीडियो डिलीट हुई। एक मैंने वीडियो बनाई थी फेसबुक के ऊपर, जब ये पॉलिटिकल वो वीडियो थी थोड़ी-सी, जिसमें आपको याद होगा कि एक औरत थी और पंजाब पुलिस ने उस औरत को गले से पकड़ के या दुपट्टे से पकड़ के खींचा था, और घसीटते हुए ये लेके गए थे लाहौर में किसी चौक की तरफ, और वो अकेली ख़वातीन थी और वो कुछ नहीं कर रही थी। वो सिर्फ़ उसने क्या किया था कि वो उनको कह रही थी कि आप लोग थोड़ी-सी शर्म करें, आप ख़वातीन के साथ कैसा सलूक करता है। मेरी वो वीडियो भी डिलीट कर दी गई थी, या वो रिमूव करवा दी गई थी अथॉरिटीज़ की तरफ से, क्योंकि उसके अंदर फैक्ट्स बताए हुए थे, फ्रीडम ऑफ चॉइस पे बात की हुई थी, और ये लोग ये चीज़ें चाहते नहीं हैं।
तो ये इतना पीछे से मैनिपुलेटेड होता है, यूट्यूब तक मैनिपुलेटेड है, फेसबुक तक मैनिपुलेटेड है, और इसी वजह से आपको कई ऐसे देखें ना सिनेरियोज़ मिल जाते हैं, फ़लस्तीन के ऊपर जो है वो क्यों नहीं बात होती, क्यों लोगों जिसने वीडियो बनाई, उनके अकाउंट्स बैन किए गए, जिसने वीडियो बनाई उनको डिलीट कर दिया गया या उनके अकाउंट्स ही फ़ारिग कर दिए गए। बड़े-बड़े यूट्यूबर्स इसमें शामिल थे। तो दिस इज़ हाउ दे वर्क, और ये इसी तरह से काम करते हैं। और हम एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा हैं जहाँ पे आपको बोलने का हक नहीं होता, और आप बोलते हैं अगर, तो वो बाद में चीज़ उसको जो है वो लेयर्स के थ्रू उसको फ़िल्टर किया जाता है कि ये चीज़ हमने सुननी है या नहीं सुननी, और फिर उसको अगर उनको वो ज़रूरी समझता है तो उसको वो डिलीट कर देते हैं। तो ये बहुत गलत है। लेकिन इंसान को मैं हमेशा सोचता हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने हमेशा मुझे एक बात की और वो ये थी, वो कह रहे थे कि हक सच की बात करना जो है ना, ये भी जिगरे का काम होता है, ये एक तो सारे नहीं कर सकते, और जो लोग कर रहे होते हैं ज़ात सिर्फ़ एक ही है और वो अल्लाह की ज़ात है, जो जिससे आपको डरना चाहिए और जिसके लिए आपको करना चाहिए। तो मेरा कभी भी ये नीयत किसी भी चीज़ में ऐसी नहीं रही है कि यार इस चीज़ पे मैं इसलिए ना बोलूँ क्योंकि इसमें मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है। हालाँकि जो कंटेंट हम लेके चल रहे हैं, मुझे अगर मैं इससे हट के कंटेंट बनाऊँ इसी के ऊपर या अपने फेसबुक चैनल के ऊपर या इंस्टा के ऊपर, एंड वी हैव ह्यूज फॉलोइंग, अच्छी फॉलोइंग है हमारी, लेकिन व्यूज़ इसलिए इतने अच्छे नहीं आते क्योंकि हम शायद पढ़े-लिखों वाली बातें कर रहे होते हैं और ये लोग ये बातें सुनना नहीं चाहते। लेकिन जो लोग सुनते हैं, जो थोड़ी-सी फैमिली मेरी है, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता होता हूँ, आपका फीडबैक मैं देखता होता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे चाहिए भी ऐसे व्यूअर्स। मुझे कोई ऐसे 500 या 4-5 हज़ार या 2 लाख मुझे ऐसा व्यूअर नहीं चाहिए जो नाच-गाना या डांस देखने या फिर मिर्च-मसाले देखने आता है। मुझे एक ऐसा व्यूअर चाहिए जो इंटेलेक्चुअल है, जो बात को सुनता है, समझता है और फिर आगे से सवाल करता है, या फिर वो अपनी ज़िंदगी में उसको अमल की तरफ भी लेके आता है। और यही मेरे ख़्याल में एक इंसान की अचीवमेंट होती है। तो अभी तो शायद ये लोग, इनको बहुत मज़ा आता हो ये कंटेंट बना रहे हैं जो, और ये बंद भी करवा देते हैं, ये डिलीट भी करवा देते हैं। अपने खिलाफ जो इनके बोलते हैं, उनके मुँह भी बंद करवा देते हैं। लेकिन मैं एक बात सोचता होता हूँ कि कल को जब इन्होंने उधर हाज़िरी देनी है, रब के हज़ूर जब इन्होंने पेश होना है, तो ये तो इनकी पर्सनैलिटी नहीं है। मतलब एक बंदा ये लायक ही नहीं है कि ये वहाँ पे उसके हज़ूर पेश हो सकेंगे। तो इन्होंने तैयारी तो क्या करनी है उस दिन की, लेकिन ये अपना इन्होंने बेसिक जो क्राइटेरिया था वही पूरा नहीं किया। तो कहते हैं ना कि आप पहले शक्ल दिखाने के काबिल तो हो जाएँ, या आप पहले अगले बंदे के सामने जाने के काबिल तो हो जाएँ। तो इतनी बड़ी बारगाह में आपने जाना है और जिस हस्ती के सामने आपने पेश होना है, और आप अगर दुनिया में ये सारी चीज़ें करके गए होंगे, तो मुझे आई डोंट थिंक सो कि वो, और जिसके बारे में उसने बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, क्लीन एंड नीट तरीके से उसने बताया हुआ है कि ये चीज़ें गलत हैं, ये हराम है, ये नहीं करना। लेकिन हम वो चीज़ें करते हैं। तो किस मुँह से हम वहाँ जाएँगे? मुझे नहीं पता ये लोग क्यों नहीं सोचते ये सारी चीज़ें। तो इनका जो है वो आगे की ज़िंदगी इनके सामने है। इनको बस नशा होता है, हराम-हलाल से इनको कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन इंसान को हमेशा, देखिए पैसा आप कमा लेते हैं, रिश्तेदारियाँ, पैसा, अय्याशियाँ, गाड़ी, बंगले सब आप ले जाएँगे, कमा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपने अल्लाह के लिए और दीन के लिए क्या किया? उसके लिए क्या चीज़ें छोड़ी और उसके लिए क्या चीज़ें अपनाई? दैट्स व्हाट काउंट्स, और यही आगे जाके जजमेंटल डे पे यही काउंट होंगी और इन्हीं का हिसाब लिया जाएगा। बाकी तो मैं भी ये बातें कर रहा हूँ, पता नहीं उसके नज़दीक मैं कितना गुनाहगार होऊँगा, लेकिन कोशिश ये करता हूँ हमेशा कि इस्लाह की जाए और कभी किसी का दिल ना दुखाया जाए, कभी कोई गलत बात ना हो, कभी किसी गरीब की मदद कर दें या किसी की आवाज़ बन जाएँ और हक सच के ऊपर बात करें। मेरे ख़्याल में इसीलिए कॉन्फिडेंस भी होता है, और आप ऐसे मरने से नहीं डरते। इन लोगों को मरने से बहुत डर लगता है क्योंकि इनको पता है कि इनके बंगले, गाड़ियाँ, पैसा, यूट्यूब चैनल, इनके डांस, शोहरत, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रह जाएँगी, और एक जो अच्छा इंसान होता है या जो जो किसी मकसद के लिए काम कर रहा होता है, उसको मरने से डर नहीं लगता क्योंकि उसको पता होता है कि यार मैं ऑलरेडी ये काम कर रहा हूँ और मैं जवाब दूँगा, मैं जवाबदेह हूँ, और मुझे पता है मैंने क्या जवाब देना है। इन लोगों को नहीं पता इन्होंने क्या जवाब देना है। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।